हो गया। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ जरा की कहने हो तुसी इस विषय ते। पहला तो सत श्री अकाल सारे स्रोतियां नूं। अज फिर असी बैठे एक रेलीवेंट टॉपिक ते गल करन ते असी वकील जड़े हाँ अधिवक्ता जो हैं हम वो अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल के आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम बात करते हैं ये सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं, इनके ऊपर बात हो, पूरे देश भर में हमारा संदेश जाए। महिलाओं के जो रिलेटेड लॉज हैं, कानून हैं, उन पे कोई काम हो, सरकारों को, राज्यों को, केंद्रीय सरकार को इन कानूनों के बारे में पता चले, क्या नए कानून लाने की ज़रूरत है, क्या संशोधन करने की ज़रूरत है। सो इस तरह की चीज़ें अगर सामने आएंगी तभी जो है सरकार काम कर पाएगी। और जैसे बहुत बार सरकार के लोगों के साथ बात होती है, सब यही कहते हैं कि आपके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जिसको कहते हैं वो हमेशा काम आते हैं। एंड बहुत सारी सरकारें हमारे आइडियाज़ जो है यूज़ करके हमारे ही राज्य में प्रगति लेके आती है। सो उसी तरह से इन चर्चाओं का जो इन विषयों का यही मोटिव है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, हम उन लीडर्स तक पहुंचे, उन नेताओं तक पहुंचें जो सच में जिनको लगता है कि इन कानूनों से, इन बिल्स के द्वारा जो है हम एक नया लॉ लेकर आए हैं। जैसे कि पार्लियामेंट में भी बहुत सारा लॉज पर चर्चा होती है। आजकल दिल्ली बिल के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही थी, किस तरह दिल्ली की बहुत सारी जो पावर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट की वो उनसे जो है खींच ली गई हैं केंद्रीय सरकार की तरफ से। सो उनको जो है लिमिट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उन पावर्स को। तो किस तरह उसके खिलाफ जो अपोजिशन है जो आवाज़ उठा रही है, उसी तरह से आज सर हमारे साथ कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर। जी सर। जो विमेन एम्पावरमेंट है 11 मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट दे विच, वो सारियां मणिपुर वायलेंस के उत्ते चुप हैं। क्यों कि ये विमेन एम्पावरमेंट है या डी एम्पावरमेंट है, इहदे बारे दसो। देखो, विमेन इज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड। मैनू ये लगता है कि अब एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अगर किसी चीज़ की तो वो ये कि हम उस एम्पावरमेंट को यूज़ कैसे करें, उसका मिसयूज़ कैसे बचाएं, उसको वेपन की तरह कब यूज़ करना है, उसको शील्ड की तरह कब यूज़ करना है, ये हम अपनी औरतों को सिखाएं। इस तरह की चीज़ों को पे काम करने की ज़रूरत है। वुमेन को ऑलरेडी एम्पावरमेंट मिल चुकी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है तो हम यहाँ पर दिमागी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, शारीरिक अपॉर्चुनिटीज़ की नहीं। कि आर्मी में जो है क्योंकि शारीरिक बल जो है आदमियों में ज़्यादा होता है तो उनको ज़्यादा पॉइंट किया जाता है। उस तरह के बल की या उस तरह के अपॉर्चुनिटी की बात मैं नहीं कर रही, मैं दिमागी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ। कि अगर जैसे हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ताओं के पास भी उतने ही केस होने चाहिए जितने कि आदमियों के पास होते हैं। सो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो नेता जो हमारी महिलाएं वहाँ पर संविधान को लेकर संसद में डेली चर्चा करती हैं, इतने सारी धुआंधार स्पीचेस देती हैं संसद में, उन सब से मेरी यही गुजारिश थी या मेरी यही उम्मीद थी कि शायद वो इस विषय पर कुछ बोलेंगी। लेकिन मैं अगर उनकी तरफ जाकर भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सत्ता है, हमारी जो सियासत है, उसका सबसे पहला रूल ही यही है कि जितना चुप रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। सो होता क्या है कि देश का हित सोचने की जगह लोग पर्सनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उनको चुप रहने के लिए कहा जाता है कि अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़, अपने ही रेनिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बैठी हुई हमारी सरकार है उसके ख़िलाफ़ ना बोलें तो आपके लिए ही पर्सनली अच्छा होगा। जिसकी वजह से शायद ये टिप मुझे भी दिया जाता है बहुत बार, एंड अपनी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने का नुकसान मैं भी बहुत भुगत चुकी हूँ।
सो मैं उनकी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते, संसद में बैठने के नाते, मुझे लगता है देश की तरफ भी आपका कोई फ़र्ज़ बनता है. यू कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम. इफ़ यू लिव इन अ सोसाइटी, यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी. और ये सिर्फ फिलोसफिकल बातें नहीं हैं, ये बातें सच में मैं अपनी लाइफ में लागू करती हूँ. चाहे मेरी सरकार कुछ करती है, मैं उसके खिलाफ भी बोलती हूँ. चाहे वो अमृतपाल जी का इशू हो या कोई और इशू हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझे भी झेलने पड़े, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, टू स्पीक अगेंस्ट दी पंजाब गवर्नमेंट. लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जैसे जो महिलाओं के हैं, उसमें एक वुमेन लीडर को ज़रूर बोलना चाहिए. ये मेरा अपना ओपिनियन है. दो दीदियाँ उन्होंने बड़ा वक्त पाया होया मोदी सरकार नूं, समझ गए होवोगे तुसीं किहड़ी दीदी है. जी जी जी. एक है वैस्ट बंगाल दी मुख मंत्री ममता बनर्जी, ते ममता बनर्जी दी राइट हैंड महुआ मित्रा, जिन्हें पार्लीमेंट विच सारी सरकार नूं अगे लाया होया, और फायर ब्रांड दोनों ने. ते जे इदां दीयां दीदियां साडे कोल ने, तो मेरा ख्याल है कि देश की एम्पावरमेंट नूं ये ज़्यादा वड्डा शौक दिंदियां या शौक दिंदियां या चौंक दिंदियां. इहदे उत्ते गल करो. सब तो पहला तो सर, आई एम रियली हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट यू टच दिस टॉपिक. मैनूं लगदा सानूं वीडियो का टाइटल भी ही देना चाहिए, दीदी. ਜਦੋਂ भी सियासत असी गल करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि सत्ता की लड़ाई है या कुछ है, तो सबसे पहले लेडीज़ को कुछ नाम दिए जाते हैं, जिसमें या तो पंजाबी में भैन जी, दीदी, ठीक है जी, माँ, अम्मा इन तमिलनाडु. सो इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज़ और फ्रेजेस यूज़ होते हैं लेडीज़ के लिए, टू गिव देम रिस्पेक्ट, ये उनका एक टैगलाइन बन जाता है. सो जब आपने बात की दीदी की, तो सबसे पहला जो नाम सामने आता है वो ममता दीदी का ही आता है, ममता बनर्जी का, विच इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडी इन टुडेज़ पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. लेकिन अगर काम करने की बात आए, जैसे एंटी गवर्नमेंट, एंटी बीजेपी कैंपेन की बात आए, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने ही स्टैंड लिया है, ममता दीदी ने. और मोइना मित्रा जिनकी बात कर रहे हैं, जो मैं फायरी स्पीचेस की बात करी, तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में उन्हीं का आया था कि किस तरह से उन्होंने संसद में बहुत बार अपनी धुआंधार स्पीचेस की वजह से, जो है अच्छे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, जो है संसद में लोगों का दिल जीत लिया. लेकिन बहुत बार इन पे भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि सही मौके पर इनका स्टैंड ना लेना या फिर स्पीचेस को कॉपी करना. सो इस तरह के इल्ज़ाम लेडीज़ पर भी, जो वुमेन लीडर्स हैं उन पर भी लगते हैं. मैंने आज तक नहीं सुना किसी मेल लीडर पे ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा हो फॉर कॉपिंग द स्पीच ऑफ समवन. सो इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है तभी आता है जब आपने किसी को बोलने से रोकना होता है. सो इन लेडीज़ का रोल, जो संसद में इतना बोलती हैं, सरकार के ख़िलाफ़ होने की वजह से और लोगों के साथ इन्होंने जो है हाथ मिला लिए हैं, और गवर्नमेंट्स के साथ, आप गवर्नमेंट जो है, दे हैव ट्राइड टू अप्रोच ममता दीदी फॉर ऑल दी हेल्प अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट. उस तरह का ये जो जब स्टैंड लेती हैं, तो मुझे लगता है कि ममता दीदी का बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है इन टॉपिक्स के ऊपर. एंड द वे शी लिव्स, द सिंपलेस्ट लाइफ शी लिव्स, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए उसको सबसे ज़्यादा करना चाहिए. और वो मुझे नहीं लगता अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ करती हैं, जिस तरह की सिंपल लाइफ उनकी है. तो लीडर्स में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया काम आज की डेट में ममता बनर्जी कर रही हैं. और मोइना मित्रा जी बीइंग दी यंग पार्लियामेंटेरियन, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. ईस्ट साइड की हमारी दो लेडीज़ हैं यंग पार्लियामेंटेरियंस, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स, दे हैव सम डिफरेंट नेम्स. शरद पवार जी की बेटी जी, उनके भी जो है कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन इस इशू में उनका योगदान बिल्कुल कम, बहुत निग्लिजिबल देखा गया है. जैसे कि मोदी जी भागे हैं संसद में से इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए, उसी तरह से ये सारे नेता है इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए बहुत जो है अवॉइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं इस इशू से. और मुझे नहीं लगता आज की डेट में कुछ भी हो रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो मुझे लगता है इस मामले में को हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 3 विमेन जजेस दी, हेडेड बाय गीता मित्तल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने कमेटी बनाई है मणिपुर वायलेंस, मणिपुर रेप केसेस
ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ जी सर आज ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਾਜ਼ the very good title given in the newspaper, healing touch by Supreme Court. So इस केस में सबसे ज़्यादा जो रोल हीलिंग टच जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और उन्होंने ये 3 वुमेन जो कमेटी बनाई है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरह एक कमेटी जो है फॉर्मुलेट की गई है टू लुक इनटू क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत सारे हो रहे हैं, 11 तो FIR दर्ज हो चुकी हैं, 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं ऑलरेडी। CBI का रोल सामने आया है, किस तरह से वायलेंस हो रही है। दिल्ली कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति जी वहाँ गई हैं, इस तरह के और बहुत सारे पैनल्स जो है वहाँ पे पहुँचे हैं टू लुक इनटू व्हाट इज़ द सिनेरियो इन द स्टेट ऑफ मणिपुर विच इज़ ऑब्वियसली डिज़ास्ट्रस। और बहुत हॉरेंडस इंसिडेंट्स वहाँ पर हुए हैं, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे वो आर्सन हो, बिल्डिंग को आग लगाना एक्सेट्रा। सो इस तरह के जो IPC में दंड दिए गए हैं उन सबको कवर करने वाले ये जो क्राइम्स जो वहाँ पर स्टेट ऑफ मणिपुर में हुए हैं उनको टैकल करने के लिए ये जो है 3 जजेस का जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी कमेटी बनाई गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कमेटी बनाने से, SI टीम ऑर्गेनाइज करने से या फिर CBI इंक्वायरी मार्क करने से कुछ नहीं होगा। जस्ट लाइक निर्भया केस, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ ईयर्स टू ब्रिंग ऑफेंडर्स इनटू जेल और टू गिव जस्टिस टू दोज लेडीज़ जिन्होंने खुद अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को थ्रू अ लॉयर। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कंट्री में रिपीट होती रहेंगी। अब एक रिवाज बन गया है, अब एथनिक क्लैशेस में ये एक उनको वेपन, नया सा एक क्राइम जो है क्राइम आइडिया जो है लोगों को मिल गया है कि हाउ टू ह्यूमिलिएट अ वुमन, कि किस तरह से आप एक लेडी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो पब्लिकली और किस तरह उस कम्युनिटी को नीचे ला सकते हो बाय डिसरिस्पेक्टिंग अ वुमन ऑफ दैट कम्युनिटी। सो अब ये क्राइम्स मुझे लगता है रिपीटेडली होंगे, बट हमारी सरकारों को ही सोचने की ज़रूरत है और इस तरह के जो अक्यूज्ड हैं उनको अच्छे से, मैं कहती हूँ एक बारी जेल में जब इन्वेस्टिगेशन होती है अच्छे से इनकी जो है पंजाबी के छित्तर परेड होनी चाहिए कि ताकि फ्यूचर में और स्टेट्स में ये रिपीट ना हो और इनको अक्ल आ जाए कि भी 3rd डिग्री टॉर्चर जिसको हम बहुत सुनते हैं वो एक्चुअली इन केसेस के लिए होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, जब वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इन लोगों से जानना कि क्या ऐसी मानसिकता आपकी रही कि आपने इतना घिनौना, संगीन, हॉरेंडस क्राइम जो है, डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हैं आपने क्रिएट कर दिए हैं इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। फूलन देवी एक होर पैदा होएगी जिसने 22 रेपिस्ट नूं शरेआम गोली मार के ते फिर उन्हें अपना देवी ते दैवी रूप दिखाया सी। की ये होएगा ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MP ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ आई एम पर्सनली अगेंस्ट वायलेंस। सो मैं इस चीज़ में इनकरेज तो नहीं करूँगी, ना ही मैं कहूँगी कि वी शुड हैव मोर फूलन देवीज़, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर तुसी देवी की गल की तो मैनू सब तो ज़्यादा, बिकॉज आई एम स्टॉन्च सपोर्टर एंड फॉलोअर ऑफ माँ काली, सो ऑबवियसली अगर फूलन देवी सी तो किते ना किते मैनू लगता है कि इदा दे ही काली माता का ही एक रूप मन्निया जाएगा अगर उन्हें सच्ची ची जस्टिस किया है या उन्हें रेपिस्ट नू जिहड़ा है मारिया। पर मैनू लगता है कि इन्हू रिपीट नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्राइम डन बाय अ वुमन इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड। स्पीच गिवन बाय अ वुमन विद with different terminologies या with abuses is always criticized. So मैनू लगता है कि फूलन देवी का criticism ज़्यादा होया because this is a male dominating society, patriarchal system है जिथे कि criticism ज़्यादा होंदा इदां दी ladies दा rather than respect की जाती है। So I will not encourage this, पर हाँ अगर through justice जे कोई भी लेडी एज अ जज सिटिंग है एट प्रेजेंट तो उन्होंने सज़ा दे के या यहो जे क्राइम्स दे विच जिहड़ा है अच्छे ऑर्डर्स पास करके भी जिहड़ा है जस्टिस कर सकती है। तो मैनू लगता है कि गुड ब्यूरोक्रेट पोजिशनस ते
गुड ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਕਿੰਨੇ ਯੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ IPS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਥਰੂ ਯੋਰ ਸਪੀਚਸ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੀ। पर डेफिनेटली देखो एक रेवोल्यूशन जरूर आएगा लेडीज़ है, मेरा पर्सनल मानना है कि एक टाइम आएगा जिमें ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन भी आएगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਗੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਰਾਇਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗੇਨ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੂਮਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ IPS ਆਫਿਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਥਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਲੇਡੀ IPS ਆਫਿਸਰ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਦਰ ਤਰੀਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਧਿਵਕਤਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਬੈਕਲੌਗ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵਾਰੀ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਲਰੇਡੀ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟਸ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੈਂਜ ਜਾਂ ਵੈਂਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਿਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੇਵ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਥਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਵਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਕੁਇਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਪਾਈ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਲਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਦੀ, ਅੰਮਾ। ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਲੈਡ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭੈਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਟ ਯੂ ਲੁੱਕ ਓਲਡਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਲੀਕੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗ੍ਰੀਟ ਦੈਮ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਗੈਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੱਚੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਦਾ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਦੀਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਅੰਮਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਮਾਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਟੋਟਲ ਮਾਈਂਡ ਕਲਿੰਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਉਸ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ ਏਜ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਟੀ कहता ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਓਲਡਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੂਮਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ rather than who is looking older or who said auntie to whom, or ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ कहता ਤਾਂ I am older and it is offensive and you are insulting the other person। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਜੈ ਲਲਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। she always got that respect because of her work। मैं उन्होंने आई थिंक मूवी देखी है डॉक्यूमेंट्री वाली, जिहदे विच क्लीयरली उन्होंने कहा सी कि अगर तो माँ की तरह मुझे मानोगे तो मैं तुम्हें जो है फुल आपकी सपोर्ट लूँगी, आपने मुझे रिस्पेक्ट देनी है एज अ मदर, मुझे एक लेडी की तरह नहीं देखना जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना वुमेन को। सो मुझे लगता है पॉलिटिक्स में अगर ऐसे कोई आपको नाम दे रहा है तो दैट इज़ रिस्पेक्ट, और दिल से वो रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए और इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।